आप ये बताइए कि आप क्राइम फ्री भारत के जो वेरियस इनिशिएटिव हैं उसको आप देख रहे हैं कि आजकल नहीं देख पा रहे हैं? अभी इन दिनों मैंने बताया कि आई वॉज इन्वॉल्व मम्मी के जाने के बाद में, तो हम्म। थोड़ा सा मेरा कम हो गया था देखना। अच्छा। बट इससे पहले मैं देखता था। ओके। अभी आपने क्या एनर्जी कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट पे अभी बहुत जोर चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हुए। नेहरू जी ने हमारे ऊपर गुलामों वाले वही नियम यथावत बना के रखे, और गुलामों वाली जो तंत्र है, चाहे उसमें 1861 की पुलिस हो, या ब्यूरोक्रेसी हो, या जुडिशरी हो, ये तीनों लॉर्डशिप वाली व्यवस्थाएं हम भारतीय गुलामों पर यथावत लागू रहीं। क्या राइट, राइट। क्या आपने इससे जुड़ी हुई कोई वार्तालाप या कोई वीडियो देखा या समझा, या कुछ आपको सुनने को मौका मिला? रिसेंटली तो नहीं है, मैंने देखा वीडियो अभी। तो पहले जो अपन जो इंटरेक्ट करते थे, उस समय जो आप शेयर करते थे वीडियो, उस समय मैंने जरूर सब वीडियो देखे थे। अच्छा, आपकी क्या धारणा है कि हम क्या वास्तविकता में स्वतंत्र हुए, या ये ट्रांसफर ऑफ पावर था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था 17 जुलाई 1947 में, जिसके तहत जो है एक इंडिया इंडिपेंडेंस का एक ढकोसला बनाया गया। एक्चुअली में वो ट्रांसफर ऑफ पावर था, गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों। ये और मेरा काल, हैं? मेरा मेरा मानना है कि अपना जो क्राइम है, वो अभी तक अपन ने अपने सिस्टम से इसको दूर नहीं कर पाए हैं। हर स्टेज पर अपने सिस्टम में है कहीं ना कहीं क्राइम। कि अभी अपन क्राइम से थोड़ा सा हाई दर्जे की बात कर रहे हैं। क्राइम तो बेसिकली क्राइम वो होता है जिसमें हम कानून में उसे डिफाइन करके अपराध बना देते हैं, राइट? राइट, राइट, राइट। हम उससे ऊपर की व्यवस्था कर रहे हैं कि जब आप इतने साल गुलाम रहे, तो आप हम्म। गुलामों पर शासन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत ढेर सारे कानून आप पर थोपे गए, और उन कानूनों का मंशा थी भारतीय गुलामों पर शासन करना, भारतीय गुलामों को अपमानित करना, भारतीय गुलामों को शोषित करना, भारतीय गुलामों को रॉ मटेरियल पैदा करने की एक मशीनरी के बतौर उपयोग करना, उनके व्यवसाय को तोड़ना, और उन्हें हर मूवमेंट ये एहसास दिलाया जाए कि वो गुलाम हैं। इस तरीके की लॉर्डशिप जो है ना उसमें स्थापित की गई। तो नेहरू जी ने जो 1947 के पहले जो गुलामियत के लिए कानून बनाए गए थे, वो सभी कानून यथावत हमारे ऊपर थोप दिए। और इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और जुडिशरी की जो व्यवस्था थी, वो भी अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी, जो एक ढकोसला थी। जैसे सरदार भगत सिंह ने असेंबली में एक स्मोक बम फेंका था। जैसा हम सब जानते हैं कि स्मोक बम से कोई मरता नहीं है, राइट? राइट, तो, राइट। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बम फेंका है, जो कि धुआं का बम है। एक धुआं का बम फेंकने से जिसमें कि कोई मरने वाला नहीं है। और सरदार भगत सिंह ने यह भी कहा था कि मैं कहीं भागूंगा नहीं, और किसी से माफी भी नहीं मांगूंगा, राइट? राइट, राइट, उन्होंने माफी मांगी भी नहीं, राइट? वो राइट। हंसी खुशी फांसी पे चढ़ गए। तो ये न्याय एक ढकोसला नहीं है जहां पर आप बिना किसी उचित कारण के किसी को जो है फांसी पे चढ़ा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, बिना पर्याप्त कारण के फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो ये सब जो व्यवस्था है, ये गुलामों के लिए व्यवस्था थी, और इसमें वो सब डिस्क्रिशन उन लॉर्ड्स के पास अवेलेबल थे, जिससे भारतीय गुलामों पर नकेल कसी जा सके। तो आज जो आपके ऊपर तंत्र कायम है, वो वही गुलामों पर नकेल कसने वाला तंत्र है, जो कि अकाउंटेबल नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत ने जो है अब एक नई जो है बहस छेड़ी है, और उसने कहा है कि
हम अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि नियम कानून गुलामियत के हैं। जो हमारे ऊपर शासन करने की व्यवस्था है वो भी गुलामियत की है, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल सिस्टम भी जो डाला गया है वो भी दुष्टतापूर्वक ऐसा बनाया गया जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो परिवार और प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी यदि देखा जाए तो ये पैसे लेके टिकट देती हैं, ये अपने वरिष्ठ नेताओं के बच्चों को जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उनको भी टिकट देती हैं, जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटती हैं। जो दूसरे पार्टी से अपने लाभ के लिए लोग आते हैं उनको भी फूल मालाएं पहनाती हैं, पार्टी का टिकट भी देती है, मंत्री भी बनाती है, कई बार ऊपर से पैसे भी देती हैं, और बड़ी संख्या में अपराधियों को टिकट देती हैं, क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये देखा जाए तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके प्रति भी जो है नाइंसाफी है, और ये पूरी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। और हमारी जो स्थिति है वो वोट देने वाले गुलामों की है। यही कारण है कि आप वोट तो दे देते हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका जो है, जो एमएलए और एमपी है, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो आपके हितों को जो है पार्लियामेंट में या विधानसभा में रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी हित को दिखाता है वो। और वो ना पार्लियामेंट को में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। तो अभी तक हमने 3 लेयर की बात की। एक बात की राजनीतिक लेयर, उसमें भी कहा कि साहब जो है पावर कुछ लोगों को ट्रांसफर हुआ, वो भी जो है इस तरीके की व्यवस्था वो लेके आए, और उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। लिहाजा जब प्रजातंत्र ही नहीं रहा तो नियम कानून गुलामों के हैं, व्यवस्था गुलामों की है, तो हम सब गुलाम हुए कि नहीं हुए? अभी भी गुलामी है सर। अभी तो क्या, अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो मैं देखता हूँ अभी, जो इंटीरियर में गरीबों को देखता हूँ, उनकी हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है कि वो आपको अपनी मालूम है कि वो गरीब क्यों है? हमें ये तो नहीं मालूम है वो मालूम। हमें मालूम है वो गरीब क्यों। हम्म। वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि यदि हम आपको मोहताज गरीब नहीं बनाएंगे, यदि हम आपको आपके सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए फ्रीबी बांट के और आपको गरीब नहीं रखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है उसको जो है उसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि उसके पास क्या स्किल सेट है, वो स्किल सेट को हम कैसे इंप्रूव करें, उसको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट दें, और प्रोएक्टिवली यदि हम सब रिसोर्स को अमीर बनाने का काम करने लगें तो कल कोई गरीब नहीं बचेगा। लेकिन गरीब रखना एक पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि जब आप गरीब होंगे तभी हम साड़ी बांटकर, दारू बांटकर और पैसे बांटकर आपके वोट को खरीद पाएंगे। और चूंकि हमारा ध्येय एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने का है, तो हम मूर्ख बनाकर आपको इन वोट देने वाले गुलामों को गरीब भी बना के रखेंगे, उन्हें फ्री भी बांटेंगे, उनसे वाही-वाही लेने की कोशिश करेंगे, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, और इस प्रकार हम सत्ता में बने रहेंगे। हम हाकिम के हाकिम होंगे, लॉर्ड्स के लॉर्ड, महालॉर्ड होंगे, और हम लोग जो है गुलामों के गुलाम, और वो भी गरीब गुलाम। इस एनालिसिस से, इस विवरण से आप किस किस हद तक सहमत हैं? सर, गरीबी को देखकर जो मुझे बुरा लगता है, उसका जो आपने कारण बताया है कि ये गरीब क्यों है, तो उसको मुझे लग रहा है कि आपकी बातों में सच्चाई है। और पर ये अभी भी दुख होता है कि सर अपने यहाँ पर
कितने लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं गरीबी से और अपना जीवन नहीं जी पा रहे इस कारण में। हर स्टेप नहीं, पर उनको आप जीवन कैसे जी पाएंगे? आपके चारों तरफ जो है बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपको जो है ना स्वस्थ रहना चाहिए, तो आप स्वस्थ ना रह के, ना आपका पुराना योगा चल रहा है ना वो चल रहा है। आपको जो चीजें परोसी जा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसमें पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है। आपको जो है शराब जो है ना आपके मोहल्ले और गांव में पहुंचा दी गई है। आज हमारा युवा खाना खाने की बजाय शराब के पाउच और नमकीन से अपना जीवन यापन कर रहा है, और उसका शरीर जो है अंदर से नष्ट हो गया है। वह जो है बुरी हालत में है। इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये तो बात सही है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें देखने में भी आई कि जब चुनाव होते हैं तो कई इस टाइप की चीज़ें होती है जिससे कि लोग आपको आप बायस कर देते हैं। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, आजादी का एक भ्रम पैदा किया गया, पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम लाया गया जो कि एक फ्रॉड था। पॉलिटिकल पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी, और नियम कानून गुलामों वाले और व्यवस्था गुलामों वाली। आपके साथ कोई अपराध हो रहा है, वैसे तो हमने ढकोसला के तहत उसे संज्ञेय और संज्ञेय, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, मालूम नहीं कितनी कैटेगरी में बांट दिया है। अरे भाई, जब गवर्नमेंट इज द सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें हर तरह की सुरक्षा देना ये शासन की जिम्मेवारी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, होना चाहिए। तो ये जो है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल फर्जी बात है। सर एक सेकंड, एक सेकंड सर, कॉलर में से बोलता होल्ड करने के लिए। कट गया सर, कट गया, कोई बात। हाँ, हेलो। हेलो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ब्रॉडली चर्चा में इस बात से सहमति मुझे आपकी दिख रही है कि जो एनालिसिस और जो हमने दृष्टिकोण आपको पेश किया है, आप एक विदेश में जो है एक टेक्नोक्रेट हैं, आप विदेशों में भी रहे हैं, आप जो है इंजीनियर हैं, हायर शिक्षा प्राप्त किए हैं, अभी भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनकी इंटर्नशिप करा रहे हैं। और ये आपके इतने कल्याणकारी कामों के बावजूद भी जब तक हम इस व्यवस्था में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक जमीन पे कोई असर नहीं आएगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, मानते हैं सर। मानते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव कैसे आएगा? तो इसके लिए मैंने एक एनर्जी सेंटर का एक कॉन्सेप्ट लाए हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा है। जैसे आत्मा बैठी हुई है, ऐसे वो ऊर्जा बैठी हुई है, राइट? और राइट। वो ऊर्जा इस समय चारों तरफ से निराश है, दुखी है, और वो नेगेटिविटी से, बेबसी से, हताशा से कुंठित सी हो रही है। और यदि हम सिर्फ इतना काम करें कि अपने से जुड़े लोगों से रोज बातचीत करें, और उनको यदि हम ऊर्जाकृत करें। ऊर्जाकृत में क्या करना है? हमें संकल्प लेना है कि हम अब क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र हैं। क्राइम फ्री भारत हम इसलिए कहना चाहते हैं जिससे कि उससे जुड़े हुए सब लोग किसी एक धागे से जुड़ जाएंगे, राइट? वो राइट। राइट। संयुक्त ऊर्जा का केंद्रों का एक प्रकटीकरण संभव हो पाएगा, और उसके माध्यम से हम उनमें वो शक्ति पैदा कर पाएंगे। तो यदि हम सिर्फ इतना संकल्प ले लेते हैं कि हम ऊर्जाकृत हैं, हम कॉन्शियसली जो चारों तरफ माहौल है इसमें बदलाव के सूत्रधार बनेंगे, और हम जो है इस व्यवस्था को बदलेंगे, राइट?
राइट राइट राइट। अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अपने से जुड़े लोगों को, मतलब आप नए लोगों को नहीं, जो आपके प्रभाव क्षेत्र में जो ऑलरेडी लोग हैं और जो वर्षों से आपके प्रभाव क्षेत्र में हैं, उनसे बातचीत करेंगे अपनी भाषा में। पहले उनको क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो से आपको लग रहा है कि, ऑडियो से आपको लग रहा है कि बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है, उसको शेयर करके उसको सुना जाए, उस पर संवाद किया जाए। और चूंकि अपने से जुड़े लोग हैं, लिहाजा एक ऑलरेडी एक विश्वास का, एक श्रद्धा का, एक उसका सेतु बना हुआ है, उसका उपयोग करते हुए हम उन्हें ऊर्जाकृत करें। और यदि हम ऊर्जाकृत करते हैं तो हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, निराशा है, हताशा है, बेबसी है, उस पे विजय पालेंगे। और जैसे ही हम उससे विजय पालेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और ऊर्जा का एक प्रवाह होगा, और उससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो आज की तुलना में बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत तो हूँ इससे। तो यदि आप इस काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी सर। अच्छा, तो यदि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप अपने आप को अच्छा मानेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, और संभवतः जो आप धन कमा रहे हैं तो शायद थोड़ा ज्यादा धन कमा पाएंगे, या कम मेहनत में ज्यादा धन कमा पाएंगे। सही है सही है। है कि नहीं? अच्छा, अब ऊर्जा केंद्र से कोई भी नेगेटिव चीज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो ऊर्जा केंद्र से ना तो ये कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप रेल रोको करिए, ना आपको धरने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको दिल्ली चलने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जंतर मंतर जाने के लिए कहा जा रहा है। यदि ये सब काम करेंगे तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को अपने गुंडा मवाली भेज के वहां पे गड़बड़ी करा के लाठी भांजने का, अपराध पंजीयन करने का, गोली चलाने का अवसर जब वो चाहेंगे तब पैदा कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सही है सही है, कर लेंगे। तो एक तो आप जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ना तो आप कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और दूसरी बात, आप दूसरे को हानि पहुंचाने का कोई अवसर भी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें फायदा ही है कि नहीं है? हाँ, फायदा ही है सर। फायदा है। अच्छा, अब ये बताइए, इसमें जो फिलॉसफी यूज की गई है वो मैग्नेट की फिलॉसफी का यूज किया गया है, कि जो ऊर्जा केंद्र है वो चुंबकीय ऊर्जा केंद्र है। जब वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाता है तो अपने प्रभाव क्षेत्र में जो भी लोहे पदार्थ हैं उनको ऊर्जाकृत कर देता है। उसमें जितने भी पार्टिकल है अपनी ही जगह पर नॉर्थ साउथ अलाइन होकर वो भी चुंबीकृत हो जाते हैं। हो जाते सर। अच्छा, वो जो चुंबीकृत जो है चुंबक और ऊर्जा, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएगी तो वहां पे उपस्थित सभी को ऊर्जाकृत कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी सर। यदि ये काम हम संकल्प से करें तो ऊर्जा केंद्र का जो फैलाव है वो बहुत ही फास्ट तरीके से होगा कि नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा सर। होगा ना? यस तो सर। इसी फिलॉसफी का यूज करके हमें अपने लोगों से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करना है, उन्हें सकारात्मक बनाना है, उनकी अंदर की बेबसी, हताशा, डिप्रेशन, वो सबको दूर करते हुए उन्हें एक बेहतर जो है और आसान्वित जो है भारतीय बनाना है। और इसको एक व्यवस्था के तहत हम कैसे फास्ट करें उसके बारे में भी सोचा जाए। राइट? राइट तो राइट यदि हम एक कोने में बैठ के काम करेंगे तो उसी कोने में यदि हम दीपक जलाएंगे तो प्रकाश उस कोने में सिमट जाएगा। राइट? राइट राइट। यदि हम दीपक जो है चारों तरफ फैला दें और फिर दीपक से दीपक जले तो
कितने कम समय में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा ही ऊर्जा हो जाएगी। सही है, सही बोला आपने सर। है ना। आपने वो कबीरदास जी का वो दोहा सुना है क्या? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ये सुना सुना है? है सर। मैं कहा सुना है कि सर। बचपन में किताबों में भी शायद पढ़ा होगा। ये सुना है सर, ये सर। सुना है। तो ये उसी ऊर्जा के बारे में कहा गया कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है चारों तरफ फैल रही है, और जब मैं उसको देखने गई तो मैं भी जो है ना ऊर्जाकृत हो गई। उसी कॉन्सेप्ट को इसमें लिया गया है। अब इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में अकेले लोहे के व्यक्ति नहीं है, पत्थर के व्यक्ति भी हैं। तो यदि क्या आपका जो है ऊर्जा केंद्र उन पत्थरों को ऊर्जाकृत कर पाएगा? सर, क्या सोचते हैं? मुश्किल है सर। मुश्किल है, राइट। हम्म। तो जो पत्थर रूपी लोग हैं, ये इनको हमने दो वर्गों में बांटा है। सर एक, ये मेरा एक क्लास है अभी, हाँ हाँ, तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे क्लास के बाद में सर, कॉल को। अपन 2 मिनट में इसको कंक्लूड कर दें जिससे एक लॉजिकल एंड तक पहुंचे ये। ठीक है सर। और फिर अपन कभी रात में बैठ जो है ना एक वीडियो लिंक पे अपन डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर। वीडियो का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। राइट राइट राइट, है ना। ठीक है सर। तो अभी अपन इस बात को समझने की कोशिश ये करते हैं कि हम्म। हम जो है इसको कैसे जो है कम समय में चारों तरफ उसको ले जाएं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने उससे प्रभाव क्षेत्र में जो, यदि आपसे ये कहा जाए कि आप स्टेट लेवल, जिला लेवल, जिन जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं उनको अपने साथी लोगों से पूछ के एक यदि नेटवर्क बनाया जाए जिससे दीपक जो है स्टेट से, जिले से, सब डिवीजन से, ब्लॉक में, हर जगह गांव गांव में यदि जलने लगेगा और सब लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो ना ऊर्जाकृत करने लगेंगे, तो शायद हम चंद दिनों में ही वो परिणाम पैदा कर पाएंगे। ठीक बोल रहे सर आप। तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के पेपर में एक वो बनाइए कि कितने जगहों पे आप अपने प्रतिनिधि बना सकते हैं। राइट। तो उससे राइट। क्या रहेगा कि वो दीपक उतनी जगह पे एनर्जी वहां पे पहुंचेगी और वहां से एनर्जी वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाने लगेगी, तो हम कम समय में पूरे देश को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। बिल्कुल सही और बोला आपने सर। इस ऊर्जा के माध्यम से हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट पोटेंसी का डाला है। राइट। तो जैसे ही आप लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, यदि आपने 1000 लोगों को ऊर्जाकृत कर दिया तो आप जो है महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे विद द पोटेंसी 1000। राइट। राइट राइट राइट। और आप जो है जैसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जो ना महा ऊर्जा केंद्र और आपकी पोटेंसी आगे बढ़ती जाएगी। हमारा ये मानना है कि हमें जो है अपने ऊर्जा केंद्रों से, उनके संयुक्त उससे यदि हम थाली रूपी शंख का नाद करें और ज्ञान रूपी दीपक जला के अंधकार को दूर करें, और जो ये बातें अपन कर रहे हैं इसके छोटे छोटे वीडियो बना के हम शासन से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से क्या अपेक्षा रखते हैं, वो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जो है ना उससे मोबाइल से यदि संवाद करेगा तो हमारे चुने हुए नेता शायद जो है उसे नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहे। राइट। बिल्कुल सही बोले सर आपने। अच्छा, यदि वो इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो फिर हम उनको विवश करने की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और ये विवश करने की स्ट्रेटेजी भी बड़ी साधारण है कि हम काले झंडे दिखाएंगे। अब वो भी अपने छत से, अपन रोड पे नहीं जाएंगे, अपने दरवाजे से, और वहीं से कहेंगे कि काले अंग्रेज सुधर जाओ, बेबस हो जाओ। राइट। अन्यथा पराजित हो जाओगे। राइट। राइट राइट। और यदि हम साथ में जो है थाली भी बजाएंगे तो आप ये बात मानेंगे कि शायद हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी भावनाओं को समझे और बेबस हो जाए। राइट।
राइट सर। लेकिन ये मोटी खाल के लोग जो है जो कि सत्ता के नशे में धुंध हैं, जो कि वो शायद जो है ये भी संभावना है कि ना भी माने। इस संभावना से क्या हम इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते इस नहीं बात कर को सर। सकते हैं। लिहाजा हमें अल्टीमेटली जो भी बदलाव की हम बातें कर रहे हैं, चाहे क्राइम फ्री भारत की हो, चाहे साइबर क्राइम फ्री भारत की हो, या पूरे जितनी भी अपन ने बातें की, एक आजाद भारत की बात हो, तो ये व्यवस्था हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही करना होगी। यह व्यवस्था जो है रोड पे किसी प्रदर्शन के माध्यम से नहीं लाई जा सकती है, राइट? तो हम अपने ऊर्जा केंद्रों को, महा ऊर्जा केंद्रों को मैदान में उतार के अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के हम उन्हें जिता पाएंगे कि नहीं? तो ये बोलना मुश्किल है अभी। नहीं, ये बहुत आसान है। जब हमारे लोग ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, एक साथ संकल्पित हैं, जब हमारे अंदर आशा दिख रही है और एक रोड मैप दिख रहा है कि इस तरीके से हम एक अच्छे भारत को पैदा करेंगे, जहां पर कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, क्योंकि पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। जहां पर अपराधी विहीन राजनीति होगी, और ये दो चीजें बड़ी आसानी से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके हासिल की जा सकती है, राइट? आप, मुझे मालूम नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, हमने एक बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं कि कैसे ऐप के माध्यम से चुनाव करके हम एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट लाएंगे। हमने ये भी उसमें बताने की कोशिश की है कि ये ऐप के माध्यम से चुनाव थोड़े से भिन्न करेंगे। तो हम जो है पहले लेजिस्लेचर को चुनेंगे और फिर लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी चुनाव तत्काल करा देंगे, राइट? तो अभी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। हम उन्हें डिवाइड कर पाएंगे जिससे कि वो फोकस्ड काम कर सकें। अभी जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर को ही साधने में लगे रहते हैं। तो जैसे ही उनका चुनाव होगा वो परमानेंट चुनाव होगा। वो अपने मिसकंडक्ट या डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा वो अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करेंगे और लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे। तो इस प्रकार हम बहुत फोकस्ड और अच्छा काम कर पाएंगे। हम जो है साइबर क्राइम फ्री भारत 3 से 6 महीने में जमीन पे आसानी से उतारा जा सकता है, यदि नियम कानून और वो सब बनाने की क्षमता है और पूरे देश की क्षमता लगा दी जाए तो ये बहुत कठिन काम नहीं है। अभी आइसोलेटेड तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो भी हम लोगों ने एक बड़ी लंबी यात्रा ऑलरेडी कर ली है, ठीक है ना? ठीक है सर, अभी इसको कंटिन्यू करें नेक्स्ट कॉल में सर। हाँ, बस अपन इसको जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपन अभी विस्तार से बातें करेंगे, रात में करेंगे। तब तक ठीक है आप सर। जो है ना थोड़ा सा दिमाग ये लगा लीजिएगा कि अब आपको एक नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क को हम क्रियान्वित करेंगे। ऐसा हर जो है ना महा ऊर्जा केंद्र इस तरीके का काम करेगा, और हम एक कोशिश करेंगे कि हम एक अल्टरनेट व्यवस्था 2024 तक जो है ना जमीन पे उतारें, और यदि भारत में बदलाव की अलख हम खुद पैदा करें। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो बस इसके साथ ही जो है इस को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय वंदे भारत। मातरम। थैंक अच्छा, 2 मिनट बोलो। में आप जरा अपना एक परिचय दे दीजिए तो लोगों के रिकॉर्ड में रहेगा। मैं यशवंत महेश राम GSITS से पास आउट हूँ, और मैंने ME बेंगलोर से करा है और रिसर्च IIT दिल्ली से करी है। मैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन भारत को बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। और जैसा अभी सर ने बताया है कि वी कैन मेक क्राइम फ्री इंडिया, तो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको अपन अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, राइट महेश राम जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। जय हिंद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे जय जय मातरम। भारत। राइट।